हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को, जो कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं यूपी आरओ, एआरओ, यूपी एसआई और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। और अगर आपने पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग ऊपर प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर कि मंगलम सिंचाई परियोजना है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो फटाफट बताइए कहाँ पर है। तो ये है हमारा ऑप्शन बी, केरला में। मंगलम सिंचाई परियोजना केरला में है। ठीक है, कहाँ पे? मालाबार जिला है, वहाँ पर नहरों द्वारा करीब 3400 हेक्टेयर जो भूमि है वो इस सिंचाई परियोजना के द्वारा सिंचित होती है। और इसके अलावा यहाँ पर और है परम्बिकुलम अलियार योजना भी है। ठीक है, और बाकी अगर आपको और भी कुछ इनके बारे में जानना है और अच्छे से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, हम एक आपको नया वीडियो एक अच्छा सा बाकी पूरी डिटेल में उसमें बना के दे देंगे। तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। ऑप्शन ए दिल्ली, नागपुर, झांसी, हैदराबाद। तो ये है हमारा झांसी। ठीक है, जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है यानी कि कौन सा? सिलचर, जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। और जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है यानी कि ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, ये एक दूसरे को झांसी में क्रॉस करते हैं, यानी झांसी में काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वृहत ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण पर होते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। तो ये है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। बात करें जो सागरीय जल के ऊपर उठकर जो तल की ओर आता है सागरीय जल, ठीक है, आगे बढ़ता है, उसकी यह क्रिया जो होती है ज्वार कहलाती है। इसके लिए सूर्य चंद्रमा की जो संयुक्त आकर्षण शक्ति होती है यह जिम्मेदार होती है, लेकिन जो चंद्रमा होता है यह ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे ज्वार की, तो ज्वार होता है आपका दो प्रकार का। एक होता है वृहद ज्वार और दूसरा होता है आपका लघु ज्वार। वृहद ज्वार कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं। और लघु ज्वार कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो होते हैं ये समकोण की स्थिति में होते हैं, तब हम आपका लघु ज्वार बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में किसका सुमेल सही नहीं है। देखते हैं कौन कौन सा है। फिजी, ये देश हैं और ये उनकी कैपिटल्स हैं। तो फिजी का सुवा सही है। फिनलैंड का ओस्लो नहीं, फिनलैंड की जो है कैपिटल वो है हेलसिंकी। फिर है गुयाना की है जॉर्ज टाउन और लेबनान की है बेरूत। ये सही है। बात ये ओस्लो जो यहाँ पे दिया हुआ है, ओस्लो कहाँ की कैपिटल है? ओस्लो है नॉर्वे की। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? क्रिटेशियस युग, प्लायोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग या टर्शियरी युग। तो यह है हमारा प्लीस्टोसीन युग, यानी कि लगभग 20 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। इस समय पे पृथ्वी का तापमान इतना नीचे आ गया था कि यहाँ पर पूरा जो संपूर्ण उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और आर्कटिक और जो अंटार्कटिक है, यहाँ पे बर्फ की एक बहुत मोटी चादर जम गई थी, इसलिए इस युग को हिम युग भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था?
चांगला, जाराला, नाथुला, शिवकीला। तो ये है हमारा नाथुला। ठीक है, भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए ये नाथुला दर्रा को कब खोला गया था? 6 जुलाई 2006 को खोल दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? कैस्पियन सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो ये है हमारा मृत सागर। ठीक है, कितना होता है यहाँ पे मृत लवणता का प्रतिशत? 238% लवणता के साथ होता है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ग्रैंड कैनियन है एक खड्ड, एक बड़ा तोप, एक नदी, एक पुराना तोप। तो ग्रैंड कैनेडियन है एक खड्ड। ठीक है, अमेरिका में कोलोरेडो नदी है। इस नदी के किनारे एक गहरे जो कैनियन है इसका निर्माण होता है और यह गहरी और बहुत सारी संकीर्ण चट्टानी जो है नदी घाटी है। ठीक है, और इसके जो यहाँ पे जो ढाल होती है यहाँ पे, वहाँ पे खड्ड बन जाते हैं, इन्हें खड्ड या फिर गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा ग्रैंड कैनियन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर जीडीपी के अनुपात में व्यय वित्त वर्ष 2019-20 में कितने प्रतिशत हो गया? 6.2%, 7.2%, 7.7%, 9.5%। तो ये है हमारा केंद्र और राज्यों के सामाजिक सेवाओं, यानी कौन कौन सामाजिक सेवाएं होती है इसमें? हो गई स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जो भी थी, इन पर जीडीपी के अनुपात के रूप में जो वित्त वर्ष 2014-15 में 6.2 से बढ़कर 19-20 में 7.7% हो गई थी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोजगार में वित्त वर्ष 2011-12 की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यह है हमारा 9.98%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में नई घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दर क्या है? तो ये क्वेश्चन पुराना है, तो पुरानी टैक्स दर इसमें क्या थी? यहाँ पे 15% थी और अभी तो ये बढ़ा दी गई है और ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन करीब 22 है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा बाद में, या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन देखभाल सोसाइटी का एक घटक है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और कौशल, अवसंरचना, कल्याण, जल और स्वच्छता। तो ये है हमारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के उद्देश्य के लिए 4400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और देखभाल सोसाइटी के जो घटक हैं ये कौन कौन से हैं बात करते हैं। तो इसमें जो पहला घटक है इसका वो है महिला एवं बाल कल्याण, दूसरा है संस्कृति एवं पर्यटन और तीसरा है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? किरण मजूमदार, अनिल अंबानी, अडानी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है हमारा किरण मजूमदार। बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज बायोकॉन के संस्थापक चेयरपर्सन जो हैं किरण मजूमदार, इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सबको पता ही होगा, 1 मई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 1886 को हुई थी। कहाँ से?
अमेरिका से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? मजदूरों को अपने निवास स्थान पर पहुंचाना, विदेशों में बसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाना, किसानों को विशेष सहायता देना, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। तो ये है विदेशों में बसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 7 मई से 13 मई तक। इसमें 64 विशेष फ्लाइट चलाया गया था। ठीक है। और कहाँ के? जब कोरोना संक्रमण काल के दौरान जो खाड़ी देश और जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, इनमें फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी बालवीर सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। वह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो ये है हमारा हॉकी। बालवीर सिंह का जो निधन है वो 96 वर्ष की उम्र में हो गया और वो महान खिलाड़ियों में से थे हॉकी के। ठीक है। और इनका निधन जो है 25 मई 2020 को हुआ और इन्होंने 1948, 52 और 1956 में ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक भी जीते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रंजन देसाई, प्रकाश खेतान, अभिनव रेयान, राजीवन जोशी। तो ये है हमारा, ये राजीव जोशी होना चाहिए यहाँ पे, राजीव जोशी। ये पुरस्कार जो है इन्हें 26 मई को न्यूयॉर्क में दिया गया था, 26 मई। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेश ने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया। वे किस देश के हैं? अमेरिका, ब्राज़ील, भारत व चीन। तो ये हैं ब्राज़ील के। बात की जाए WTO, तो WTO की स्थापना कब हुई थी? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। और इसके कितने सदस्य देश हैं? इसके 164 सदस्य देश हैं। और यह काम क्या करता है? यह संगठन जो है वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों के लिए नियम बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कर्मचारियों के गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज दर को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये है 7.9%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि केंद्र ने फसल बीमा योजना की समीक्षा करने और बदलावों की सिफारिश करने के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में GOM का 7 सदस्यीय समूह बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फसल बीमा योजना वन नेशन वन स्कीम थीम के अनुरूप है और इसमें पिछली सभी योजनाओं की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल हैं, साथ ही पिछली सभी दिक्कतों को हटा दिया गया है। ठीक है। फिर कह रहा है कि यह योजना पूर्व से व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है, अनिवार्य कम प्रीमियम दरों पर गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिम के खिलाफ कटाई के बाद की अवधि के लिए। ये भी ठीक है। तो यानी हमारा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 17 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस मिशन का दृष्टिकोण डिजिटल ढांचे के त्वरित विकास, डिजिटल अंतर को समाप्त करना, डिजिटल सशक्तिकरण पर समावेश पर आधारित है। ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य 5 सिद्धांतों पर आधारित है। यह गलत है। इस मिशन का लक्ष्य सभी गाँव में 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है। ठीक है। इस मिशन के तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य करने हेतु राइट ऑफ वे मॉडल विकसित किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखना होगा कि ये 5 सिद्धांत नहीं थे, यहाँ पे इनके 3 सिद्धांत थे। और ये कौन कौन से थे? एक था उपलब्धता,
फिर था गुणवत्ता युक्त सेवा और किफ़ायती सेवा, ये 3 सिद्धांत थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नांकित में से कौन विषम सदस्य है? पाउंड मुद्रा में नहीं, ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ मुद्रा में नहीं, तो मुद्रा में नहीं है तो क्या होगा? लीटर में, लीटर तथा जो गैलन है ये इसकी इकाई ही हो सकती है, तो वर्ग मीटर लेकिन जो है ये आपका क्षेत्रफल का मात्रक है, क्षेत्रफल का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8, 11, 17 ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं 8, 11, 17 फिर x, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? चलते देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8 से 11 3 प्लस हुआ, फिर यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा। डबल डबल यानी इंटू 2, इनके अंतरों का अंतर हो रहा है, यानी कि यहाँ 12 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 29। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधोलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण करिए। ये क्या है? JFMA, जे से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन ए MJJ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्कूल पहुंचने के लिए एक छात्र अपने घर से, चलिए इसको साथ ही साथ बनाते चलते हैं, कैसे होगा देखते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए एक छात्र अपने घर से पहले 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। मान लीजिए कि यह पॉइंट है और यहाँ से वो 2 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर वहाँ से बाएं घूमकर 1 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से दाएं घूमकर 1.5 किलोमीटर 1.5 गया, अंततः वह दाएं घूमकर 1 किलोमीटर फिर चलता है, यानी ये यहीं पे आ जाएगा। घर से स्कूल का न्यूनतम फासला क्या है? तो न्यूनतम फासला देख लेते हैं। ये और ये कितना है हमारे पास? 2। ये कितना है? 1.5। तो 2 + 1.5 कितना हो जाएगा? 3.5, यानी 3 सही 1/2 किलोमीटर, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्री और श्रीमती शर्मा के 2 बच्चे हैं। इस क्वेश्चन को बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला ये है श्री और श्रीमती शर्मा। कौन कौन है इनके बच्चे? इनका एक है आशा और एक है रमेश। फिर कह रहा है कि सॉरी, अगले लोग कौन है? श्री और श्रीमती महाजन। ये है श्री और ये है श्रीमती महाजन। इनका, रमेश का विवाह इनकी पुत्री राधा से हुआ है, तो ये हो जाएगी राधा। इन दोनों का विवाह हो गया। फिर कह रहा है कि श्रीमती महाजन के पुत्र सुरेश का विवाह रीता से हुआ। इनका पुत्र है सुरेश। इसका विवाह किससे हुआ है? इसका हुआ है रीता से। फिर कह रहा है सुनील और राज सुरेश और रीता की संतान है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुनील और राज यहाँ हो जाएंगे। फिर कह रहा है उमा और सुधा रमेश और राधा की पुत्रियां हैं। रमेश और राधा कहाँ हैं? यहाँ पे हैं। तो कौन कौन? उमा और राधा, नहीं सॉरी, उमा और सुधा, ठीक है। तो अब कह रहा है सुधा का आशा से क्या संबंध है? ये है सुधा, ये है आशा, तो ये कौन है? इसके पिता की बीवी, तो कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी बुआ, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि डेट को कोडित किया जाए WZGV से, तो कम का कोड क्या होगा? आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सारे इनके ऑपोजिट्स हैं। D का DW, AZ, TG एंड EV। तो बस सिंपल सा हमें कम कुछ नहीं करना है। C का ऑपोजिट क्या होता है? X, O का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? L हो जाएगा,
एम का एन हो जाएगा, ई का वी, तो एक्सएल एन वी यानी ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं, लाल पृष्ठ काले के विपरीत है। अब देखिए एक घन बनाते हैं तो हम ओपन बनाते, उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है, आप सभी को मालूम ही होगा। ऐसे ही होते हैं 6 फलक, ठीक है। तो कह रहा है कि हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, ठीक है। तो हरे को हम यहां रख देते हैं, हरा लाल और काले के बीच में है, तो लाल यहाँ पे और काला यहाँ पे हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नीला पृष्ठ सफ़ेद के आसन्न है, तो नीला कहाँ पे हो जाएगा, नीला सबसे नीचे आ जाएगा और सफ़ेद कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब बचा हमारे पास कौन, भूरा, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। अब कह रहा है कि हरे पृष्ठ के आसन्न 4 रंग कौन कौन से हैं, तो ये रहा हरा, और इसके चारों साइड कौन कौन से हैं हमारे पास, लाल है, काला है, भूरा है और सफ़ेद है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लाल काला भूरा सफ़ेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सीता, गीता, राधा, माया और प्रभा एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में खड़ी हैं। देखते हैं, इसको बनाते चलते हैं कि राधा माया के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, तो माया को हम कहाँ बना सकते हैं, माया को हमने यहाँ बना लिया। फिर कह रहा है कि राधा माया के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, राधा हो जाएगी। फिर कह रहा है कि सीता के ठीक बगल में उसके बाईं ओर है, राधा दाहिने ओर उससे तीसरे स्थान पर खड़ी है और सीता के ठीक बगल में उसके बाईं ओर है, तो सीता कहाँ हो जाएगी, सीता हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा, अब बचा कौन हमारे पास, फिर कह रहा है कि राधा प्रभा की दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, तो प्रभा कहाँ हो जाएगी, प्रभा यहाँ पे हो जाएगी। बचा कौन, गीता यहाँ पे हट जाएगी। अब कह रहा है इनमें से कौन पंक्ति के ठीक बीच में है, तो ये है गीता, गीता जो है यह मध्य में रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है तो इसको कैंसिल कर देते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 122 निम्न आरेख में त्रिभुज डॉक्टरों को, वृत्त खिलाड़ियों को और आयत सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है। उपर्युक्त आरेख के आधार पर कितने सरकारी कर्मचारी जो हैं खिलाड़ी भी हैं, तो देखते हैं सरकारी कर्मचारी और खिलाड़ियों के बीच में कौन कौन आ रहा है। देखिए खिलाड़ी का सर्कल ये है हमारे पास, तो ये 19 सरकारी कर्मचारी खिलाड़ी भी हैं, और ये जो 6 हैं, 6 लोग, ये डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, तो 6 लोग ये भी आपके ऐड हो जाएंगे, तो 6 ये हो जाएंगे, तो 19 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास, हो जाएंगे 25, यानी हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि यदि r का अर्थ प्लस s का, तो इसको हम लोग साथ में बनाते चलते हैं, टाइम आपका बचेगा। क्या हो जाएगा 4, r का मतलब है +5 हो जाएगा, s का मतलब क्या है, s का मतलब है इंटू 30, t का मतलब क्या है, t यानी कि डिवाइड, फिर 10 और u का मतलब क्या है -7, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्या हो जाएगा 4 + 5, ये 3 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, 4 19 -7 यानी कि 12, ऑप्शन ए हमारा सही है और 12 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सभी मनुष्य मरणशील हैं, कुछ हाथियों के सूंड होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं तो सबके भी होते हैं, तो ये चीज़ आपका उस चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, ये भी सही है। सभी गुलाब लाल हैं, गुलाब सभी लाल नहीं होते क्योंकि गुलाब कई रंगों के
पाए जाते हैं। इनकी कई रंगों के होते हैं, पीला होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 3:40 3:40 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण है। अब इसके लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके लिए फॉर्मूला होता है m = 2/11 t × 30 ± थीटा। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, m आपका मिनट है और t आपका टाइम जो घंटे का है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 2/11 3 × 30 ± थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 440, फिर 2 से काट देंगे, कितना बचेगा 220 हो जाएगा। और ये 90 ± थीटा हो जाएगा। ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 130। तो 130 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 130 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि चरकुला प्रमुख नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है हमारा ऑप्शन बी, ब्रजभूमि का चरकुला नृत्य है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। तो ये है हमारा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल है वो 7,680 वर्ग किलोमीटर है। और यहीं पे सोनभद्र 6,778 वर्ग किलोमीटर है, जिसका दूसरा स्थान है। फिर आता है हमारा सीतापुर। ठीक है, सीतापुर का 5,743 वर्ग किलोमीटर है और हरदोई का 5,983 वर्ग किलोमीटर है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 67.7% है। आबादी का घनत्व 879 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक आबादी वाला जनपद शहर कानपुर है। जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। तो ये पुराना डेटा है 2011 के अनुसार, तो ये सही है, ये भी सही है। और सर्वाधिक आबादी वाला शहर कानपुर नहीं है, कानपुर की जगह पे सर्वाधिक आबादी जो है वो इलाहाबाद में है, वो इलाहाबाद वाला शहर इलाहाबाद है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति भी आपका सीतापुर में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सुमेलित करना यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं। मिट्टी के बर्तन बनते हैं कहाँ पे, खुर्जा। फिर है काष्ठ नक्काशी, ये है सहारनपुर। फिर है काष्ठ पादुका यानी खड़ाऊं, तो ये है पीलीभीत। और जरी का काम होता है बरेली में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 2, 4, 3, 1, ऑप्शन डी सही है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ भी सही सुमेलित करना है। क्या है देखते हैं। ये कुछ राज्य हैं और ये अणुशक्ति केंद्र हैं। गुजरात में है काकरापारा। कर्नाटक में है कैगा। राजस्थान रावत भाटा और उत्तर प्रदेश नरौरा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 2, 4, 3, 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी सुमेलित करना है। ऐतिहासिक इमारत हैं और कौन से स्थान हैं देखते हैं। 84 गुंबद कहाँ है, 84 गुंबद है जालौन में। जामा मस्जिद ये है मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप ये कहाँ है, ये है कुशीनगर में। कामदगिरी पर्वत ये है चित्रकूट में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो ये है हमारा कानपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 1952, 1995, 2001, 2005 में।
तो द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी 1 जुलाई 2001, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी गाइस, कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो यह हमारा आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है यह रामपुर में है, ठीक है। और ये पहली नक्षत्रशाला है जो लेज़र टेक्निक पे आधारित है, और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन ने करवाया था। और अगर बात की जाए इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, यह कहाँ पर है? यह लखनऊ में है। लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है। और यहाँ पे गोरखपुर नक्षत्रशाला में, गोरखपुर में है गोरखपुर नक्षत्रशाला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 2, 3, 4, 5। तो ये है टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला है चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय कानपुर। दूसरा है नरेंद्र देव विश्वविद्यालय फैज़ाबाद। तीसरा है सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय इलाहाबाद या प्रयागराज जिसे अब बोलते हैं हम लोग। चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। और पांचवा है मान्यवर श्री कांशी राम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कितने हैं 5 और कौन कौन से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, ये सही है। हमारे लखनऊ के साथी सारे जानते होंगे स्कूटर इंडिया कहाँ पर है। फिर है मॉडर्न बेकरीज, ये कानपुर में है, सही है। सीमेंट कारखाना बरेली, ये गलत है। सीमेंट कारखाना कहाँ है? ये आपका चुर्क में है, चुर्क व डल्ला। अब उर्वरक कारखाना ये हमारा आंवला यानी जो बरेली में है वहाँ पे है उर्वरक कारखाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि कच्चा रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कच्चा रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान किसका है? पहला स्थान है चीन का। चीन विश्व को इसकी आपूर्ति करने में हमेशा से मतलब अग्रणी रहा है, और यह कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि भारत में सोने का सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, झारखंड। तो यह है हमारा कर्नाटक। भारत में कर्नाटक सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। यहाँ से पूरे देश का करीब करीब 88.7% सोना निकाला जाता है। यहाँ पे कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर, इन जिलों से सोना निकाला जाता है। और ये माना जाता है कि कर्नाटक में करीब 17 लाख टन सोने का अयस्क भंडार है। तो चलते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन पे, कि कुल हीरा संसाधन में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है? 92.15, 90.18, 88.11 और 84.01%। तो यह है हमारा 90.18%। हीरा संसाधन में मध्य प्रदेश का 90% योगदान रहता है। हीरा भारत के क्षेत्रों को 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला कौन सा है? आंध्र प्रदेश का दक्षिण भारतीय मार्ग जो है। दूसरा है मध्य प्रदेश का मध्य भारतीय पथ। तीसरा है छत्तीसगढ़ में बेहराडीह। और चौथा है
ओडिशा का भारतीय पूर्वी पथ। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।